नमस्कार दोस्तों, मैं स्थित राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय स्थित सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल भी आप लोगों की क्लास होगी। कल संडे का दिन है, लेकिन आप लोगों की इस वीक में 2 क्लासें मिस हो गई हैं, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कल संडे को हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लें और थोड़ा सा अपना जो भी कोर्स में पीछे हुए हैं उस कोर्स को बराबर ले आएँ। तो आप सभी लोग कल भी क्लास को अटेंड करिए और कल हम लोग इस पूरे टॉपिक को ख़त्म कर देंगे, लगभग चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक को। तो आप लोग कल की क्लास ज़रूर अटेंड करिएगा, ठीक है बच्चों। तो सभी लोगों को आज मैं चक्रवृद्धि का टॉपिक शुरू करता हूँ। बहुत ध्यान से आप लोगों को एक एक क्वेश्चन देखना है। अगर कहीं पे कोई डाउट होता है तो तुरंत आप उस डाउट को दूर करेंगे, ताकि आप अच्छी तरीके से सारे चीज़ों को समझ पाएँ। आज हम लोग गुने वाले कॉन्सेप्ट पे चर्चा करने वाले हैं। देखिएगा बच्चों, जैसा कि यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, कोई धनराशि 5 वर्षों में 8 गुना, कोई धनराशि 5 वर्षों में 8 गुना तथा 8 वर्षों में 27 गुना हो जाती है, तथा 8 वर्षों में 27 गुना हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। बहुत बढ़िया सवाल है, सभी लोग बहुत ध्यान से समझेंगे ताकि पूरा प्रश्न एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आए और कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिएगा, करना क्या है, जब भी कभी इस तरीके का सवाल आपके सामने आए, तो आपको क्या करना है, बहुत ही आसान तरीके से इस सवाल को आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। जैसे कि इन्होंने बोला हुआ है भैया जी कि इतने वर्षों में ये 8 गुना हो जाती है तथा इतने वर्षों में 27 गुना हो जाती है, और चक्रवृद्धि ब्याज की दर पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो 1 + r/100 का, यहाँ पर देखो 5 वर्ष और 8 वर्ष में अंतर कितने वर्ष का है, तो आप देखोगे 3 वर्ष का। तो पावर में कितना लगा लो, 3, और बराबर 27 बड़ा है 8 छोटा, लिखा। अब जब ये यहाँ से क्यूब हटेगा तो ये क्यूब रूट बन जाएगा। तो जब ये क्यूब रूट बनेगा तो यहाँ पे निकलेगा 3, यहाँ पे क्या निकलेगा 2। तो r/100 बराबर अगर सॉल्व करोगे तो 3/2, और ये 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा होगा तो 3 - 2/2, मतलब आ जाएगा 1/2। तो जब r की वैल्यू आप निकालेंगे तो 100/2, कहने का मतलब आपकी दर कितनी आ गई बेटा, 50%।
बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? कहीं कोई कन्फ्यूजन हो तो तुरंत बताइए भैया। क्लियर हो गया ना? चलो भाई, बहुत अच्छी बात। खुश रहिए भैया, खुश रहिए। ये सवाल सभी लोगों को समझ में आ गया? अब जैसे कि इसी सवाल में कभी कभी इस तरीके से दे देता है, तो आप लोग कैसे लगाएंगे, जरा इसको देखिएगा। इसको हटा दें। कभी कभी ये दशमलव में बातें करने लगता है। जैसे सपोज करिएगा, लिखेगा 5 वर्षों में 1.728 गुना हो जाता है, तथा 8 वर्षों में 3.375 गुना हो जाता है। तो आपसे पूछा जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करो। फटाक से लगाइए। बहुत अच्छा सवाल है भाई। हटा दें। आप सभी का आंसर आ गया बेटा? देखो कैसे करेंगे। पांच वर्षों में दिया है 1.728 गुना और 8 वर्षों में दिया है 3.375 गुना। तो आपको करना क्या है, 5 और 8 का अंतर याद रखना है, 3 है, तो 1 + r/100 की पावर दिया गया है 3, और अपॉन में इसको पहले लिखिएगा 3.375 और अपॉन में 1.728, ऐसा लिखेंगे यार। सॉल्व करो, जीरो से पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब आप देखिए, ये क्यूब रूट जब जाएगा तो इधर ऐसे क्यूब रूट लगेगा जाके। अब आप जानते हैं कि जब इसको बनाएंगे तो बेटा ये 15 का क्यूब होता है और ये 12 का क्यूब होता है। तो आप देखेंगे r/100 बराबर 15/12 - 1, 12 एकम 12 होता है, तो 15 - 12/12। सॉल्व करेंगे तो 15 में 12 गया, 3/12, 3 चौको 12 मतलब 1/4, 1/4 आया। बताओ r की वैल्यू निकालेंगे तो 100/4। कहने का मतलब आपकी दर कितनी आ गई बेटा? 25%। बताओ लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? किस तरीके से सवाल करना है ये बात आपको समझ में आनी चाहिए भैया, बहुत बढ़िया तरीके से। सभी को क्लियर हो गया? चलो भाई देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कल संडे को आप सभी बच्चों की क्लास है, तो आप सभी लोग कृपया जरूर आएं।
कल मैंने संडे की क्लास इसी वजह से आप लोगों को लगाई हुई है कि कम से कम 2 घंटे की क्लास में लूँगा आके, तो आप लोगों का जो ये पिछला हुआ है ये थोड़ा सा कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं अगला प्रश्न क्या दे रखा है। अब यहां पर देखिएगा, आपको मैं कुछ गुने वाले कॉन्सेप्ट समझाता हूं, तो गुने वाले कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा। देखो गुना का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है चक्रवृद्धि ब्याज में, ये बात आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आनी चाहिए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग सभी लोग बहुत ध्यान से समझिएगा और आपको ये गुने का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरीके से अभी क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा भाई, इसमें क्या होता है, जैसे कि पहला सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूं, बहुत छोटा सा सवाल मैं आपके सामने लिखूंगा और मोस्टली इसी टाइप के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूछेगा कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से पांच वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो 15 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। बहुत ध्यान से समझना है। सेम इसी पैटर्न पे एक दूसरा सवाल मैं आपको लिख रहा हूं, सेम पैटर्न पे, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। बहुत ध्यान से समझना, बहुत आसान प्रश्न होते हैं दोनों ये गुने के, और बहुत लॉजिकल कॉन्सेप्ट रहता है। आप लोग इस प्रश्न को बड़े आराम से समझ पाएंगे, केवल आपको ध्यान से समझना है भाई। क्या कह रहा है भाई, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 15 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी। और कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्ष में 16 गुनी हो जाएगी। तो तरीका क्या रहता है भाई, यहाँ पे एक चीज आप समझिएगा बहुत बढ़िया तरीके से, कि यहां पर आपको एक तरफ लिखना है वर्ष और दूसरे तरफ आप लिख लीजिएगा गुना। दोनों सवालों में सेम पैटर्न करना है, केवल ध्यान दीजिए। अब यहां पर दिया है भैया जी कितने वर्ष, 5 वर्ष, और गुना कितना दिया गया है, 2 गुना। अब कह रहा है 15 वर्ष, तो 15 वर्ष को इसी के गुणज के रूप में लिखो, तो 5 तिया 15, मतलब इसके गुणनखंड के रूप में लिखोगे तो 5 तिया 15। ये बताओ 5 को अगर आप देखेंगे तो कितने बार है, तो आप बोलोगे सर 3 बार है। कितने बार, 3 बार। वही जाके आप 2 की क्या लगा दोगे, पावर, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 बनेगा, तो 2 की पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8, मतलब आंसर हो गया 8 गुना। बताओ लॉजिक आपको समझ आया कि नहीं आया। बहुत बढ़िया लॉजिक रहता है सर, कभी गलत नहीं होगा सवाल। ठीक, अब इसमें भी देखो वही काम हम करते हैं। वर्ष गुना, वर्ष दिए हैं 7 वर्ष, गुना दिया है 2 गुना,
बात कर रहा है कि कितने वर्षों में 16 गुना। अब 16 गुना को तुम 2 की घात के रूप में लिखो तो 2 की पावर क्या होता है 4। 2 की पावर कितना होता है 4। ठीक, ये बताओ यहां पे पावर में कितना है 4। यहां पर ये बताओ जो ये 5 तिया 15 जो लिखा था तो आपने ये देखा था कि 5 कितने बार है 3 बार। जितने बार होता है वही इसकी क्या होती है घात। तो ये बताओ अगर कोई आपसे पूछे 7 कितनी बार है तो 7 कितनी बार है 4 बार। मतलब आंसर आ जाएगा कितने वर्ष 28 वर्ष। ये आपका हो गया आंसर। तो दोनों प्रश्न आप बहुत अच्छी तरीके से अपने एग्जाम के लिए तैयार रखिएगा। बहुत साधारण से प्रश्न होते हैं लेकिन एग्जाम में पूछे बहुत जाते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो 15 वर्ष में कितने गुना हो जाएगी, आंसर 8 गुना होगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। इस तरीके से लगेगा। लॉजिक क्लियर है। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो वो तुरंत पूछ सकता है भाई। क्लियर है एकदम अच्छी तरीके से। चलिए भाई बहुत अच्छा। अब मैं आप लोगों को एक और सवाल बोलता हूं तो आप लोग उस सवाल को जरा लगा के दिखाइएगा, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हाँ आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया। जरा देखते हैं। प्रश्न है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20 वर्ष में 5 गुना हो जाती है तो प्रश्न है 100 प्रश्न है 60 वर्ष में कितने गुना होगी। और यहां पे कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी। दोनों सवाल लगा के दिखाइए भाई, बहुत आसान से दोनों सवाल हैं। सूर्य प्रताप आपका ही आंसर केवल अभी तक सही आया, बाकी लोगों ने आंसर भाई सही नहीं दिया है। चलिए देखते हैं कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। एक तरफ आपको लिखने हैं वर्ष, एक तरफ गुना। तो वर्ष कितने हैं भाई 20 वर्ष हैं।
गुना कितने हैं 5। फिर कह रहा है 60 वर्ष। 60 को कैसे लिखो 20 तिया 60। बताओ 20 कितने बार है 3 बार। तो जितने बार समय आएगा उतनी ही क्या बनेगी घातें बनेगी। तो यहाँ पे बताओ 5 की घात कितनी बनेगी 3। तो 5 की घात जब 3 बनेगी तो आंसर आ जाएगा 55 25 पंचे 125 गुना। बताओ बात समझ में आई सभी बच्चों को कि नहीं आई। लॉजिक क्लियर हुआ। चलो भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या दे रखा है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। तो 10 वर्ष और कितने गुना 3 गुना। तो 3 गुना 81 गुना को 3 की घातें लिखोगे तो 3 की घात यहाँ पर कितना 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81 3 की घात 4 आ गया। मतलब ये बताओ 10 को कितने बार लिखोगे 4 बार। तो 10 इंटू ये क्या लाओगे यहाँ पे 4 गुणा 4। तो 10 चौको 40 वर्ष आंसर हो गया। बताओ लॉजिक आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया भाई। क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। इसको हटा दें। चलिए भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अब आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाते हैं भाई। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है। एक सवाल इसी तरीके से और आता है, जरा इसको भी समझ लीजिएगा सभी लोग, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न होता है। लिख रहा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। तो उसी दर से 12,000 रुपए की राशि 20 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी। कितने गुना हो जाएगी। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा जाता है भाई आपसे। कितने गुना नहीं, प्रश्न है कितनी हो जाएगी। गुना नहीं पूछा है भैया। जय माता दी।
देखिए बेटा कैसे लगाया जाएगा, मैं एक बार आप लोगों को बताता हूँ। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में दुगना हो जाती है, तो 5 वर्ष में 2 गुना, ऐसा लिखा। मैटर कितने साल का है भाई? 20 साल का। तो 20 साल को कैसे लिखोगे? 5 वर्ष गुणा 4। 5 कितनी बार आया? 4 बार। तो तुरंत इसको आप 2 की घात कितनी बना दो? 4। तो 2 की घात 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब पैसा हो जाएगा 16 गुना। ये बताओ पैसा है कितना? 12,000। 12,000 का 16 गुना करिएगा। 16 गुना जब करेंगे तो यहाँ पे 3 जीरो तो आने ही आने हैं। 16 दूनी 32 का 2, 16 एकम 16 3 19, मतलब 1,92,000 आंसर आएगा बेटा। अब समझ आया? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? देखो इस टाइप के सवाल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको भी बहुत अच्छे तरीके से भैया तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जब पूछे जाएंगे तब वहाँ पे ये सारी चीज़ें याद करना थोड़ा सा असंभव हो जाता है। इसलिए पहले से एक माइंड में इसका एक ग्राफ होना चाहिए अलग से, ताकि आप सवाल को एग्जाम में लगा पाएँ। इसे हटा दें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि गुने वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा और किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक। अच्छा, इसी में गुने में कभी कभी आपसे दर पूछता है। दर पूछता है तो दर कैसे निकालते हैं वो भी समझ लीजिए भाई। जैसे मान लो इन्होंने कहा, प्रश्न एक छोटा सा प्रश्न किया, कोई राशि तीन वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 1.728 गुना हो जाएगी। बहुत ध्यान से बताइएगा। कोई राशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 1.728 गुना हो जाएगी। तो देखो किस तरीके से आपको ये सवाल लगाना है भैया जी, बहुत ध्यान से समझिएगा भैया। जब भी कभी इस तरीके का सवाल आए तो देखो, जब दर पूछी जाए तो ये फार्मूला तो बिल्कुल मत भूलिए, 1/1 + r/100। मैटर कितने साल का? 3 साल का। राशि कितनी हो गई? 1.728 गुना हो गई। तो पॉइंट हटा लो, बटे में ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा? 1,000 आ गया। बताओ बात सबको आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? अब ये बताओ यार, जब यहाँ से ये 3 घातें हटेंगी तो ये क्यूब रूट लगेगा। ये किसका क्यूब? 12 का। ये किसका? 10 का। मतलब काट के आप लिख सकते हैं 6/5। अब r/100 बराबर 6/5, और माइनस में क्या हो गया? 1, तो ये 5 एकम 5, मतलब 6 - 5/5, मतलब आ गया 1/5। यहाँ पर 100 उधर चला जाएगा। r बराबर 100/5, मतलब दर आपकी आ गई बेटा कितने परसेंट? 20%। बताओ लॉजिक समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर कभी भी इस तरीके का सवाल कभी एग्जाम में आ जाएगा तो आप लोग लगा पाएंगे? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। अब देखिएगा, अब मैं आपको चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ अलग और स्पेशल टाइप के क्वेश्चनों से मिलाता हूं भैया जी। बहुत अच्छे और बहुत आसान सवाल होते हैं, केवल आप इनको ध्यान से समझेंगे तो आपको एक एक प्रश्न बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत भी नहीं आएगी भैया। ठीक है, देखिएगा क्या करना है। एक बहुत सिंपल सा लॉजिक आपको समझना है यहाँ पर।
एक बहुत छोटे से प्रश्न से मैं समझाऊंगा। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपए 10,000 रुपए, वैसे बैंक तो कभी चक्रवृद्धि ब्याज देती नहीं है। एक व्यक्ति प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपए कर्ज के रूप में लेता, वह बदले में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज भी देता है। ठीक, वह बदले में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज भी देता है। प्रश्न है 3 वर्ष के बाद उस पर कुल कितना कर्ज होगा? बहुत छोटा सा प्रश्न है सर, बहुत छोटा सा। अखिलेश गलत आंसर है बेटा। चलो देखते हैं क्या आंसर आएगा, मैं बताता हूँ। तुम्हारा भी ज्ञानदीप अभी आंसर सही नहीं बेटा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से। आपने 10,000 रुपया कर्जा लिया पहले साल, आपका 10% ब्याज बन गया 1,000, आपके ऊपर टोटल 11,000 रुपए कर्ज हो गया। अब आपने क्या किया, 1 साल कंप्लीट हुआ, आप प्रत्येक वर्ष 10,000 कर्जा लेते हो, इसका मतलब 10,000 रुपए आपने और कर्ज ले लिया। अब जब 10,000 रुपए बेटा और कर्ज ले लिया तो टोटल कर्ज हम पे बना 21,000 रुपए। ठीक,
अब 21,000 रुपये का अगर हम 10% ब्याज देंगे तो 2100 ब्याज देंगे। 2100 ब्याज जब हम पे बनेगा तो 2100 ब्याज बनने के बाद अब मेरे ऊपर 0 0 1 3 और 2 कितना हो गया? 23,100 रुपये मेरे ऊपर कर्जा हो गया। ये बताओ, पहला साल यहाँ कंप्लीट हुआ था, दूसरा साल यहाँ कंप्लीट हो गया। मैं क्या करूँगा, दूसरे साल फिर से मैं 10,000 रुपये कर्ज ले लूँगा। तो जब मैं 10,000 फिर से कर्ज ले लूँगा तो अब मेरे ऊपर 0 0 1 3 3 कितना? 33,100 रुपये कर्जा हुआ। और एक साल बाद मेरा 10% ब्याज जब बनेगा तो कितना ब्याज बनेगा भैया? 3310। 3310 जोड़िएगा, 0 1 4 3 3 6 और यहाँ 3, मतलब 36,410 रुपये 3 साल बाद मेरे ऊपर कुल कर्ज होगा। बताइएगा बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई बहुत ही अच्छी बात आप लोगों को समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा ताकि आपको एक एक पॉइंट एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, क्लियर हो जाए। नहीं क्लियर हुआ बेटा? देखो, किसी और तरीके से बताने के लिए ज्ञानदीप मैं बता सकता हूं, लेकिन आपको फिर और ज़्यादा डाउट होगा। पहले बात समझो, इसी में समझ लो। मैं आपको, चलो मैं ऐसा करता हूं, इसके 3 पार्ट कर देता हूं। 3 पार्ट कर देता हूं। सबसे पहले फर्स्ट देखो, यहां समझना बेटा ज्ञानदीप, मेरे ऊपर 10,000 रुपये कर्ज है, ठीक। और जब मैं 10% ब्याज दूंगा तो 10,000 रुपये पे मैं ब्याज कितना दूंगा बेटा? 1,000 रुपये। मतलब मेरा ब्याज बना 1,000 रुपये। और जब 1,000 रुपये मुझ पर ब्याज बनेगा तो टोटल मेरा कर्जा अब इस समय प्रेजेंट टाइम हो गया 11,000 रुपये। क्योंकि ब्याज पर ब्याज देना, इसलिए इसको भी इसमें शामिल करते जाइएगा। बात समझ आई? प्लस आप एक बात और अच्छी तरीके से यहाँ पर जानते हैं कि आपको 10% के 10,000 रुपये आप हर साल कर्जा लेते हो, तो 10,000 रुपये जब फिर से तुम कर्ज ले लोगे तो अब टोटल कर्जा अगर मैं आपके ऊपर देखूंगा तो इस समय आपने 21,000 रुपये अपने ऊपर ले रखे हैं। बात समझना। अब जब आप 21,000 रुपये पर बेटा ब्याज दोगे तो 10% फिर से ब्याज दोगे। तो अब 21,000 पे जब 10% ब्याज दोगे तो 2100 ब्याज दोगे कि नहीं दोगे? ठीक, 2100 को इसमें जैसे ही आप प्लस करेंगे तो अब आपके ऊपर टोटल पैसा हो जाएगा कितना? 2100 प्लस करिए, 0 0 और यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 1 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 23,100 रुपये आपके ऊपर कर्ज हो गया। ठीक, ये देखो, पहले साल आपने 10,000 लिए थे, फिर आपने जब 10,000 फिर लिए तो 21,000 हो गए। अब यहाँ पे फिर से आप 10,000 ले लोगे, तो जब 10,000 फिर से ले लोगे तो ये बताओ अब आपके ऊपर 33,100 रुपये जो आपके ऊपर हो गया, मूल कर्ज हो गया। ठीक, अब ये बताओ इस पर फिर से आप 10% बेटा ब्याज दोगे। तो जब फिर से 10% ब्याज दोगे तो देखो इस पे जब आप 10% ब्याज दोगे तो यहाँ पे ब्याज कितना बनेगा? 3310 रुपये। वो आप इसमें उठा के जोड़िएगा। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 36,410 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा बेटा, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 1 4 आ जाएगा और 3 3 6 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। 36,410 रुपये आपको तीसरे साल के पूछा है क्या करके 3 वर्ष बाद उसे कुल कितना कर्ज अदा करना होगा? तो कितना अदा करना होगा? 36,410 रुपये। बताओ सर समझ में आया कि नहीं आया?
ये बेटा ये सवाल आपको चक्रवृद्धि का है, तो इसलिए सीआई की दर इसमें लगी है, एसआई की दर नहीं लगी है सर। बताओ बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हर साल 10,000 रुपए कर्ज लेता है तो प्रत्येक साल आपको पहले साल 10,000 लिया, दूसरे साल 10,000 लिया, फिर तीसरे साल के लिए भी 10,000 ले लेगा। क्लियर हो गया बेटा? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए ताकि आपको कभी कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। अब देखो यही सवाल कभी कभी कैसे पूछा जाता है, देखो एक प्रश्न उल्टा करके भी पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा जरा समझिएगा। बहुत एक छोटा सा प्रश्न आया, एक व्यक्ति 5,000 रुपए 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर कर्ज लेता है, वह प्रत्येक वर्ष 1,500 रुपए अदा करे तो तीसरे वर्ष के अंत में उसे कुल कितना धन देना शेष रह जाएगा। ये भी बहुत बढ़िया सवाल है, बिल्कुल सेम पैटर्न का सवाल है, ध्यान दीजिएगा सर, तभी आप इस सवाल को कर पाएंगे। क्या करना है भाई आपको, जैसे 5,000 रुपए आपके ऊपर कर्जा है, ठीक, अब आपको 10% ब्याज भी देना है, तो ये बताओ ब्याज अगर आप देखेंगे तो ब्याज आपके ऊपर 500 रुपए जुड़ गया, अब आपके ऊपर हो गए 5500 रुपए। ये बताओ एक साल बीता, एक साल के बाद की ही कहानी है, और जैसे ही एक साल बीता तो तुरंत आप लोग क्या करेंगे भैया, 1500 रुपए पे कर देंगे। अब मेरे को एक बात समझा है, जब तुम 1500 रुपए पे कर दोगे तो अब तुम्हारे ऊपर जो कर्जा बचा वो कितना बचा बेटा, तो आप बोलोगे सर कर्जा मेरे ऊपर बचा 4,000 रुपए, क्योंकि आप 1500 पे कराए, ठीक। अब बेटा एक चीज सोचने वाली बात यह है कि जब आप 1500 रुपए पे कर चुके हो तो 1500 रुपए पे करने के बाद यहां पे ये इस तरीके से बना देते हैं, ऐसे 1500 रुपए जब आपने पे कर दिए तो अब आपके ऊपर 4,000 कर्ज बचा, ठीक। फिर एक साल बीतेगा, अब एक साल में तुम पे 10% ब्याज तो लागू है, मतलब 400 ब्याज बन गया, अब आपके ऊपर कर्जा हो गया 4,400 रुपए, ठीक। लेकिन आपकी आदत क्या है कि आप 1500 रुपए फिर पे कर दोगे, तो जब दूसरे साल के आखिरी में तुम 1500 रुपए पे करोगे तो अब तुम पे बचे कितने, 3,900 रुपए बचे। मतलब कर्ज के रूप में अगर आपसे मैं पूछूं 3,900, सॉरी कह रहा हूं 2,900 रुपए, कर्ज कितना बचा, 2,900 रुपए कर्ज बचा। भाई देखो इसमें से कितना 1000 वापस करोगे तो 3400 में 500 गया, 2,900 रुपए कर्ज बचा। फिर एक साल बीतेगा तो एक साल बीतने के बाद आपके ऊपर 290 रुपए कर्जा बनेगा, कर्जा बना 0 9, यहाँ पे कितना 9 2 11 का 1, यहाँ पे कितना 3, 3,190 रुपए बने। अच्छा
आपकी आदत है कि आप हर साल 1500 पे कर देते हो, तो फिर से 1500 माइनस कर दीजिएगा। जब 1500 माइनस करेंगे तो ये 0 आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आएगा, ये कितना आएगा 6 आएगा, ये 1 आएगा। 1690 रुपए अभी आपके पास क्या है, शेष। प्रश्न में यही पूछा गया है कि 3 वर्ष के बाद लिखा गया है 3 वर्ष के अंत में उसे कुल कितना धन देना शेष रह जाएगा। भैया कितना देना शेष रह जाएगा, 1690 रुपए देना शेष रह जाएगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। पहले साल 5000 कर्जा था, 500 ब्याज बना, 5500 बना, लेकिन हमने 1500 पे कर दिया। अब मेरे ऊपर 4000 कर्जा बचा। फिर एक साल में 400 ब्याज बना, 4400 रुपया हो गया, मैंने 1500 पे कर दिया, मेरे ऊपर अब 2900 कर्जा बन गया। फिर मेरे को 290 ब्याज बना, 3 साल के आखिरी तक मेरे ऊपर 3190 रुपए बने, लेकिन जैसे ही मैंने 1500 पे कर दिए तो मुझे कितना देना शेष रह जाएगा, अभी 1690 रुपए देना मेरे को शेष रह जाएगा। बताओ बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है। बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप इन प्रश्नों को अगर आप अच्छी तरीके से समझें तो ये फिर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये प्रश्न जो बोर्ड पर आपके सामने लिखा है ये तो आपके एग्जाम में आ भी चुका है। समझ में आ रहा है भैया कि नहीं आ रहा है, बताइएगा एक बार जरूर बताइएगा। कोई चीज़ कंफ्यूजन में है तो तुरंत पूछिएगा। चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। कल देखिएगा, कल के बारे में मैं आप सभी को पहले बता देना चाहता हूँ। कल मॉर्निंग में आपकी क्लास 8 से 10 होगी। मॉर्निंग में आप सभी बच्चों की क्लास 8 बजे से 10 बजे तक होगी। कल 2 घंटे की क्लास होगी और ये सीआई का टॉपिक पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा। कल इस टॉपिक में कुछ भी नहीं बचेगा, लगभग ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें देखिएगा साधारण ब्याज की किस्त और चक्रवृद्धि ब्याज की किस्त की एक क्लास बाकी है, वो भी मैं आपको तुरंत ही कल ही हो सकता है साथ में पढ़ा दूं, और अगर बच जाएगा तो मैं मंडे को उस चीज़ को ख़त्म कर दूंगा। बात समझ रहे हैं ना मेरी आप। तो आप सभी लोग आज जितना मैंने पढ़ाया है और इसके पहले जो पढ़ाया गया है वो आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको इस पूरे टॉपिक को लगभग कंप्लीट कर सकूं। कल या एक क्लास और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने आपसे कहा कि 2 क्लासें 3 क्लासों का मटेरियल और बचेगा और आपकी ये सारा का सारा सिस्टम समाप्त हो जाएगा। बात आपको मेरी समझ में आ ही गई होगी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बिल्कुल बताएं। बिल्कुल बेटा, मैं मैसेज डाल दूंगा सूर्य प्रताप, बिल्कुल बेटा। ठीक है भैया, चलिएगा। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और इसी तरीके से मेहनत के साथ पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।